गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें हमारी यूनिट नंबर 8 जिसका नाम रहेगा बच्चे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो इस यूनिट के अंदर बेटा हमारे दो चैप्टर रहेंगे। सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड चैप्टर के अंदर हम न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसके अंदर हमारी बात आएगी मेनली एटम के बारे में, ठीक है। तो बेटा जो एटम्स के बारे में बताने वाला जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था बेटा वो कौन था तुम्हारे पास? डाल्टन सर थे। तो डाल्टन क्या कहते हैं कि जो मैटर है, ठीक है, वो किससे मिलके बना हुआ बच्चे? एटम से मिलके बना हुआ है। और वो जो एटम है तुम्हारे पास वो क्या है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, उसको और डिवाइड किया नहीं जा सकता। और बेटा एटम के ऊपर जे थॉमसन अपना एक मॉडल देते हैं तो उसकी भी क्या रहती है? कुछ लिमिटेशन रहती है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास कौन आते हैं? रदरफोर्ड सर आते हैं। वो भी अपना एक मॉडल देते हैं एटम के ऊपर। तो रदरफोर्ड मॉडल की भी क्या रहती है? कुछ लिमिटेशन रहती है। उनको दूर करने के लिए बेटा, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आते हैं तुम्हारे पास? नील बोहर नाम के साइंटिस्ट आते हैं। तो लेकिन उनकी भी क्या रह जाती है बेटा? कुछ कमियां रह जाती है। उसके बाद में आगे फिर तुम्हारे पास क्वांटम थ्योरी के कंसेप्ट को उठा के मतलब सोमरफील्ड वगैरह थ्योरी आती है आगे, जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम क्या पढ़ेंगे? एटम्स के कुछ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या कहा, किसने क्या कहा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहता है बच्चे वो रहता है तुम्हारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, जो कि जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था एटम के बारे में। तो बेटा जे थॉमसन क्या कहते हैं इस मॉडल के अंदर कि तुम्हारे पास जो एटम है ना वो क्या एक पॉजिटिव चार्ज का बच्चे क्या एक स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज का क्या है? वो एक स्फीयर है जिसके अंदर उस एटम का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या है? यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह पे इक्वल अमाउंट में मास है और इक्वल अमाउंट में तुम्हारे पास क्या है? वहां पे चार्ज है। और बेटा उसके अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है बेटा वो धसे हुए एंगेड है। जिस प्रकार वाटर लेमन के अंदर बेटा जो सीड होते हैं उस प्रकार इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर धसे हुए होते हैं। जो तरबूज के अंदर जो बेटा लाल पार्ट होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है, और जो वहां पे ब्लैक कलर के जो आपको बीज दिखाई देते हैं तो उनको क्या मान लो बच्चे? इलेक्ट्रॉन मान लो। तो जे थॉमसन ने अपने मॉडल की जो तुम्हारे पास कंपेयर किया था उसको किसके साथ किया था? वाटर लेमन के साथ किया था। अब बच्चे देखिए तो साथ में सर क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होंगे तुम्हारे पास वो उतने ही होंगे जितने अमाउंट के अंदर क्या होगा? तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इस प्रकार होंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। जिसके कारण बेटा पूरा का पूरा जो तुम्हारे पास एटम होगा वो क्या होगा? तुम्हारे पास न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आई बात समझ? क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और बेटा एटम का जो साइज है उसके बारे में बताया गया 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो थॉमसन के द्वारा कहा गया कि जो तुम्हारे पास एटम होगा उसका साइज कितना होगा बेटा? 10⁻⁻10 मीटर का, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर होगा तुम्हारे पास। ये नहीं कि यहाँ पे इनटू में आपको 2 भी मिल सकता है, 3.1 3.2 कुछ भी मिल सकता है। मैं ऑर्डर बता रहा हूँ जस्ट पावर के अंदर। इसके बाद बेटा इस थॉमसन मॉडल की बेटा क्या रहती है? कुछ लिमिटेशन रहती है। वो लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन बेटा ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम और अदर एटम विच ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। तो बेटा ये मॉडल क्या करता है? हाइड्रोजन जो एटम था या दूसरे जो एटम थे बेटा वो क्या निकाल रहे थे? अपने अंदर से एनर्जी को एमिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एनर्जी को एमिट कर रहे थे। और उन एनर्जी क्या क्या बन रहा था? एक स्पेक्ट्रा बन रहा था लाइन की फॉर्म में, इस प्रकार यह स्पेक्ट्रा बन रहा था जिसको सीरीज स्पेक्ट्रा का नाम दिया गया। तुम्हारे आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे भी कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, वापस से जब वो आपके लोअर स्टेट में जब आएगा तुम्हारे पास, ठीक है,
मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर, ठीक है। तो उस समय क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा, और वो एनर्जी बेटा क्या देखी गई, लाइंस की फॉर्म में देखी गई। इस प्रकार लाइन बन रही थी वहां पे तुम्हारे पास एनर्जी की, ठीक है, जिसको सीरीज स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। तो ये क्यों निकल रही है, ये क्यों हो रही, इनका ओरिजिन क्या है, ये बात नहीं बता पाया कौन भाई, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये लिमिटेशन थी। और दूसरी लिमिटेशन बच्चे क्या थी कि तुम्हारे पास क्या था, तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग हो रही थी किसकी, अल्फा पार्टिकल, किसके द्वारा, मेटल्स की फॉइल के द्वारा, जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की थी रदरफोर्ड के द्वारा। क्यों हो रही थी लार्ज एंगल के या स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल की, ये बात एक्सप्लेन नहीं हुई किससे भाई, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से, ठीक है। उसके बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाया। ये क्या थी बच्चे, कुछ लिमिटेशन थी। तो इन सब इनको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, मतलब एटम के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए रदरफोर्ड सर आते हैं, वो अपना क्या देते हैं बेटे, अलग से एक मॉडल देते हैं। तो वो मॉडल क्या है बेटा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे क्या है, रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या दूसरा नाम क्या रहेगा इसका बेटा, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, उससे बेटा मेनली डिस्कवरी होती है तुम्हारे पास किसकी, एटॉमिक न्यूक्लियस की। भाई हर एटम के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। वो किस प्रकार हुई, ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, तो बेटा रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, वो अकेले नहीं थे, उसके साथ उनके को वर्कर भी थे, जिनका नाम मान लो तुम्हारे पास क्या था, गीगर और मास्टर नाम के दो साइंटिस्ट और थे उनके साथ। लेकिन जो मेन रोल में थे वो कौन थे तुम्हारे पास, रदरफोर्ड सर थे। तो बच्चे वो क्या करते हैं, तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल लेते हैं, वहां पे अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लेते हैं जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। तो बेटा अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास कहा जाता है कि हीलियम का बच्चे क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर बेटा 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और बेटा जो चार्ज होता है किसके ऊपर, ही अल्फा पार्टिकल पे बेटा, वो कितना होता है तुम्हारे पास, +2 यूनिट। मतलब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज। और जो बच्चे तुम्हारे पास मास जो होता है वो कितना होता है तुम्हारे पास, 4 यूनिट। कितना होता है, 4 यूनिट। मींस जो मास प्रोटॉन का होता है उसका 4 टाइम होता है किसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में मैं बात करूं, क्या होता है, हाई मास होता है, आप बोल सकते हो भी हैवी पार्टिकल है तुम्हारे पास। चलिए जी ठीक है। तो क्या करता है बच्चे, जो उसका सेटअप जो रहता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर तुम्हारे पास क्या है देखो, तो वो क्या लेते हैं, स्टार्टिंग में तुम्हारे एक लेड कैविटी होती है। क्या होती है, लेड कैविटी, जिसके अंदर बच्चे क्या रखा होता है तुम्हारे पास, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है तुम्हारे पास, वहां सोर्स होता है। ये लेड की कैविटी है बच्चे, ये जो बना के दिखा रखी है, ये लेड की कैविटी होगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या रख रखा है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स, जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होके जाएगा। चलिए, और वहां साथ में क्या लगा रखी है बच्चे तुम्हारे पास, ये कोलीमीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, कोलीमीटर, जो क्या करेगा, जो अल्फा पार्टिकल की जो बीम आएगी तुम्हारे पास, मतलब बौछार आएगी अल्फा पार्टिकल को, उसको कहां रखेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर रखेगा तुम्हारे पास। कोलीमीटर का काम ये होगा तुम्हारे पास। या इसको लेड स्लिट, ये बनी किसकी होती है, लेड की स्लिट होती है तुम्हारे पास। किसकी भाई, लेड की स्लिट, बिल्कुल पतली सी होगी तुम्हारे पास, ठीक है, थिन होगी वेरी, लेड स्लिट। मतलब एक लेड की कोई पत्ती ले लेगा वो तुम्हारे पास, ठीक है, स्ट्रिप ले लेगा, उसके बिल्कुल बीच में सेंटर में से क्या कर देगा, वो होल कर देगा, तो वो लेड स्लिट बन जाएगी। और उसके सामने बेटा क्या रखी हुई है तुम्हारे पास, गोल्ड की फॉइल रखी हुई है। किसकी फॉइल, गोल्ड की फॉइल। गोल्ड एक मेटल है, तो उसकी बिल्कुल पतली सी क्या काट ली हमने, एक फॉइल ले ली, तुम्हारे फॉइल काट ली और वो यहां लगा रखी है मैंने, ठीक है, मैंने नहीं, रदरफोर्ड ने लगा रखी है भाई। उसके बाद बेटा उसके सामने तुम्हारे पास क्या है, स्क्रीन है, ठीक है, क्या है, स्क्रीन है बच्चे,
जो किसकी मिल्की, किसकी है तुम्हारे पास, जिंक सल्फाइड की, जो कि क्या है बेटा, किसी भी जब भी कोई भी इसके ऊपर रे आके फॉल करेगी तो वहां पे तुम्हारे पास क्या आएगी, ब्राइटनेस आएगी, इल्यूमिनेशन शो होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास फ्लैशेस शो हो गए यहाँ पे, ठीक है। और साथ में बेटा ये क्या लगा रखा है, कि डिटेक्टर लगा रखा है डिटेक्ट करने के लिए अल्फा पार्टिकल को। तो क्या होगा कि जैसे ही यहां से बेटा क्या निकलती है, अल्फा पार्टिकल की, अब आ रहे हैं हम रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन के ऊपर। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन बच्चे रदरफोर्ड की क्या रहती है तुम्हारे पास, देखो कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां से एमिट होते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल की बीम जाती है, तो लेड स्लिट के द्वारा उसको कोलिमेट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो वो सीधी कहां इंसिडेंट करती है बेटा, इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर। तो जैसे ही वो गोल्ड की फॉइल के ऊपर फॉल करती है, इंसिडेंट करती है, तो बेटा वहां से देखा गया कि मोस्टली तुम्हारे पास क्या थे, अल्फा पार्टिकल थे, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गोल्ड की फॉइल में से क्या हो गए तुम्हारे पास, पास हो गए थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे चले गए हो, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कैसे, बिना कोई मुड़े, ठीक है, मुड़े हुए। तो उसको तुम्हारे पास क्या थे, ओनली 0.1% बच्चे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो तुम्हारे पास क्या थे बेटा, कि मोर देन 1 डिग्री एंगल से क्या हो रहा है तुम्हारे पास, स्कैटर हो रहे थे, मोर देन 1 एंगल से क्या हो रहे हैं, स्कैटर, मतलब जाना तो उनको इस रास्ते से चाहिए था, लेकिन इस रास्ते ना लेके थोड़े बहुत यहां से क्या हो गए, वो डेविएट हो गए, मान लो यहां, तो इसको बोलते हैं हम क्या, स्कैटरिंग एंगल। इनिशियल पाथ से कितने एंगल से वो डेविएट हुए, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, स्कैटरिंग एंगल। तो मोर देन 1 डिग्री एंगल से तुम्हारे पास क्या हुए बेटा, वो स्कैटर हुए तुम्हारे पास यहां, ठीक है। और बच्चे क्या था, मतलब हर 8000 अल्फा पार्टिकल, 8000 या 7000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था बेटा जो क्या था, मोर देन 90 डिग्री से क्या हो रहा था तुम्हारे पास, डिफ्लेक्ट हो रहा था। मीन्स जैसे यहां गया मान लो इस तरफ, तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, ये जा रही है अल्फा पार्टिकल की अनुसार, तो कुछ तो मान तुम्हारे पास यहां चले गए, मोर देन 1 डिग्री एंगल में यहां बना के दिखा रहा हूं तुम्हें एक बार, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। और जिसको डिटेक्ट किससे किया था तुम्हारे पास, डिटेक्टर के द्वारा। यहाँ पे हमने एंगल मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा रखा जो हमें एंगल मेजर करके दे रहा था, इतने एंगल से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गिरा, इतने एंगल पे यहाँ वाला गिरा है, ठीक है, तो डिटेक्टर के थ्रू हम नोट करें। और साथ में इस जिंक सल्फाइड के ऊपर क्या आ रही थी, फ्लैशेस आ रही थी, इल्यूमिनेशन आ रही थी तुम्हारे पास, सेंटिलेशन आ रही थी, चमक आ रही थी अल्फा पार्टिकल के इंसिडेंस के फॉलिंग के कारण यहाँ। तो बेटा क्या हुआ कि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या था, मोर देन 90 डिग्री क्या हो रहा तुम्हारे पास, डिफ्लेक्ट हो रहा था बच्चे, इस प्रकार या जाना तो उस अल्फा पार्टिकल यहाँ चाहिए था, लेकिन ये देखो मोर देन 90 डिग्री से क्या हो गया तुम्हारे पास, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, अपने इनिशियल पाथ से ये हो गया, ऐसा अल्फा पार्टिकल मिला। और बेटा 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बेटा जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या आ गया बेटा, गोल्ड की फॉइल टकरा के वापस आ गया, मतलब उसका पाथ क्या हो गया, रिट्रेस हो गया, क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड सर ने क्या निकाला भाई तुम्हारे पास, कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। अब पहले मैं ग्राफ की ड्रा करूंगा तुम्हारे पास, यहाँ जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, जितने एंगल से वो स्कैटर होके जाए तो वो यहाँ लिया मैंने, और ये के लिए नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ देखो, तो ग्राफ जो आया बच्चे वो कैसे आया, इस प्रकार आया कि बहुत ही कम एंगल के साथ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, स्कैटर हो रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, और बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बेटा लार्ज एंगल के साथ क्या हो रहे थे, मुड़ रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे अपने पाथ से डेविएट हो रहे थे। तो ग्राफ के अंदर में शो करना चाहूँ, ऐसे ग्राफ के अंदर में शो कर पाऊंगा इस चीज को, ये देखिए, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ देखो कि ये क्या है तुम्हारे पास, कम स्कैटरिंग के ऊपर देखो, सॉरी कम एंगल के ऊपर लार्ज क्या है अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं तुम्हारे पास, और ये देखो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बेटा इतने हैं कि जो क्या है लार्ज एंगल के ऊपर क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या थी बेटा इन सब ऑब्जर्वेशन से, सबसे पहले ये थी कि मोस्टली
फिर अल्फा पार्टिकल बिना ही कोई कोलिजन किए, बिना ही कोई डिफ्लेक्शन के पास हो रहे गोल्ड की फॉल में से। तो इसका कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ये निकाला कि बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर बेटा क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। और दूसरा कि मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। चलो भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो उन्होंने कहा भी अल्फा पार्टिकल पे तो पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज है। कर एटम के मान लो गोल्ड की फॉइल के अंदर बहुत सारे एटम रहे होंगे और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी थे। कर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। और साथ में उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तुम्हारे पास। तो कह रहे अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि वहां से डिफ्लेक्ट होना चाहिए था भाई, ठीक है। ऐसे तो वहां जाना चाहिए था, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि उससे डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो इसका मतलब कह रहे हो पॉजिटिव चार्ज चीज से जाके वो टकराया, कोई पॉजिटिव चार्ज का रीजन होगा जिससे वो टकरा रहे, तभी तो वो क्या हो रहे हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने पाथ से। वो तो कह रहे एक पार्टिकल जो ऐसा था तुम्हारे पास, जो क्या कर रहा था कि अपने जिस पाथ से वो गया टकराने के बाद वापस उसी पाथ से आता है। अल्फा पार्टिकल ना अपने से बाहरी स्पेस से टकराया होगा। तो अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, 7000 गुना ज्यादा होता है मास अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से टकराया ही नहीं, कह रहे हो टकराता तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करके भाई हटा के वो आगे चल जा सकता था, लेकिन गया नहीं, वो तो पीछे आ रहा था। तो इसका मतलब कह रहा हूं बहुत बड़ी बाहरी चीज से जाके टकराया है और उस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तभी तो रिपल्सन हो रही है, तभी तो वापस आ रहा है। तो कह रहा है कि क्या हुआ वहां पे, यदि कोई हल्की चीज होती तो अल्फा पार्टिकल ऐसे गया तो उसको ऐसे लेके जाता, लेकिन ऐसे नहीं गया, ऐसे जाता नहीं गया। लेकिन उसने क्या किया, क्या हुआ वहां पे कि अल्फा पार्टिकल टकराया और टकराने के बाद वापस आया तुम्हारे पास। तो मतलब किसी बाहरी चीज से जाके टकराया होगा, ठीक है, जिसका मास क्या है बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर चार्ज कैसा है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। तो उस पॉजिटिव चार्ज जगह को, ठीक है, रदरफोर्ड ने किसका नाम दिया बच्चे, न्यूक्लियस का नाम दिया। किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। तो वहां से बड़ा डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मोस्टली इंटायर मास बेटा कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, उससे पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन में ही कंसंट्रेटेड होता है, जिसका नाम तुम्हारे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस नाम रखा गया। तो यहां से बेटा डिस्कवरी होती है किसकी, एटॉमिक न्यूक्लियस की। इसके बाद हम तुम्हारे पास बात करते हैं बेटा, तो इसके बाद है बच्चे तुम्हारे पास क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो तो ये हमारे पास मान लो बेटा एटम है, तो ये एटम का हमारे पास क्या न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहां देखो कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल मान लो बेटा यहां है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो बच्चे तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, मतलब रिपल्सन वाली जो फोर्स लगेगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगी तुम्हारे पास। और उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा तुम्हारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों के ऊपर बेटा क्या ले लें, चार्ज ले लें, डिवाइड बाय दोनों के बीच की सेपरेशन ले लें। मींस जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब देखो तो जैसे जैसे मेरा क्या कर रहा है तुम्हारे पास, न्यूक्लियस कहां जा रहा है, सॉरी अल्फा पार्टिकल कहां अप्रोच कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है। मान लो तुम्हारे पास यहां न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां अप्रोच कर रहा है, ये न्यूक्लियस का मान लो तुम्हारे पास सेंटर होगा बच्चे। तो जैसे जैसे वो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा, तो तुम्हें पता है बेटा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि उसको रिपल्सन एक्सपीरियंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें पता है रिपल्सन क्या करेगी, उसको वापस भेजेगी। तो फिर भी बेटा वो जितनी उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी के वो क्या करता रहेगा, उसकी तरफ मूव करता रहेगा जब तक वो होगी, पूरी की पूरी खत्म होने के बाद एनर्जी तो वो वापस आएगा तुम्हारे पास। तो बेटा क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल जब मूव कर रहा था टुवर्ड द न्यूक्लियस, उसके पास कौन सी एनर्जी थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी थी। तो वो कहां एंटर कर रहा है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तुम्हारे पास, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो वहां पे उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और उस फोर्स के कारण उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी भी एक चार्ज को उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे या दूसरे चार्ज के पास रख दे, तो उस समय जिस चार्ज को हमने
रखा है, ठीक है, उस चार्ज के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और वो उसके अंदर स्टोर भी हो जाएगी तुम्हारे पास। तो ये बात हमने पढ़ी हुई थी। अब देखो तो बेटा अल्फा पार्टिकल जैसे जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती जाएगी, वहां पे इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि वो कहां जा रहा है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के अपोजिट हमारा अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो वो काम उस अल्फा पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा भी। चलो ये बात हमें पता है। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल मेरा अप्रोच कर रहा है, मान लो इसकी तरफ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ गया, तो तुम्हें पता है एक पॉइंट के ऊपर आके हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप। उस पॉइंट के ऊपर जाके हमारे अल्फा पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी बेटा किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इनिशियल उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो धीरे धीरे कम होती गई। कहां गई वो कम, वो कहां गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गई। तो मींस काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और एक पॉइंट न्यूक्लियस के आसपास ऐसा भी आएगा जिस पॉइंट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आके मेरा अल्फा पार्टिकल बेटा क्या हो गया, तुम्हारे पास स्टॉप हो गया। क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, वो पॉइंट और साथ में न्यूक्लियस का सेंटर देख लो कहां है, उन दोनों के पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे ज्यादा वो क्लोज नहीं जा सकता मेरे न्यूक्लियस के भी, ठीक है। अब क्या होगा, वो वापस बैक आएगा। अब क्या आएगा, वो बैक आएगा तुम्हारे पास। तो बेटा जो क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस। तो ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी किस किस के बीच की, भाई न्यूक्लियस के सेंटर वाले पॉइंट और बेटा वो पॉइंट अल्फा पार्टिकल का जहां पे उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये रहा बच्चे तुम्हारे पास। तो इसके बाद देखिए, तो हमें निकालना है भाई, ये निकालनी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजर, कितने पास हो गया तुम्हारे पास। तो बेटा यहाँ देखो, तो वैसे तो क्या है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, जो ये न्यूक्लियस मैंने सर्कुलर दिखा रखा है, इसकी सर्कमफेरेंस आपको दिख रही है, मैंने सर्कल बनाया है, तो उसके बीच में और जहां पे मैंने पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज की है, उस पॉइंट के बीच में और सर्कमफेरेंस के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस रहता है, हमेशा यही रहेगा। लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली उस डिस्टेंस को बेटा क्या मानते हैं, न्यूक्लियस की रेडियस मानते हैं। क्या मानते हैं, न्यूक्लियस की रेडियस मानते हैं। इसको हम न्यूक्लियस का साइज भी बोल देते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। रियलिटी में एक्चुअल वैल्यू वो नहीं होती, क्योंकि जो स्टॉप करेगा वो बहुत दूर करेगा न्यूक्लियस से, लेकिन लगभग हम क्या मान लेते हैं, उसके बराबर मान लेते हैं उस चीज को, भाई वो रेडियस के बराबर आएगी न्यूक्लियस के। चलो भाई ठीक है, तो हमें बेटा फाइंड आउट करनी है तुम्हारे पास क्या होगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट हमें समझ में आई। अब देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है तुम्हारे पास वो कितना होता है, 2e होता है। कितना होता है, 2e। E इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन बोल दो या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल दो, साइन मैं मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो मैं लिख रहा हूँ +2e, तो ट्वाइस होगा ना प्रोटॉन के चार्ज का, तो मैंने +2e लिख दिया। e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये होती है भी तुम्हारे पास। अब देखो बच्चे, तो जो मैं ये न्यूक्लियस उठा रहा हूँ बेटा, ये उठा रहा हूँ तुम्हारे पता है किसी भी एटम होगा, मान लो गोल्ड का ही लगा लो, ठीक है। अब गोल्ड का जो न्यूक्लियस होगा उस पर चार्ज कितना होगा, या किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव तो वहां पे होता नहीं, पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कोलिजन हुआ तुम्हारे पास यहाँ, तो कितना होगा बच्चे वहां पे। तो देखो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस तुम्हारे पास। चलो भाई, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, E होता है। तो कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर मान लो कितना होगा, Z होगा। कितना होगा, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है कहां, इनसाइड द न्यूक्लियस। और एक प्रोटॉन में चार्ज कितना बेटा, E है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया, +ZE। कितना आया, +ZE। तो बेटा ये क्या आया मेरे पास, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आया भाई, कितना आया बेटा, +ZE।
ये है तुम्हारे पास। अब इस चीज को करने से पहले, इस एक्सप्रेशन को करने से पहले बेटा रदरफोर्ड ने कुछ अजम्पशन ली थी। क्या ली थी? अजम्पशन ली थी। तो उसकी अजम्पशन तुम्हारे पास क्या थी बेटा, कि जो तुम्हारे पास स्कैटरिंग जो हो रही है अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से, वो किसके कारण हो रही है बेटा? इलास्टिक कोलिजन के कारण हो रही है। किस किस के बीच में? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। और बेटा इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? ऐसा कोलिजन जिसके अंदर पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम और पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? कंजर्व रहे। पहली अजम्पशन तो ये थी। दूसरी अजम्पशन बेटा क्या थी, कि जब स्कैटरिंग होगी, जब कोलिजन होगा अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से, तो उस समय बेटा न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा, न्यूक्लियस की मोशन नहीं ली जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? हैवी है बहुत, किससे? अल्फा पार्टिकल से। दूसरी कंसीडरेशन ये थी, ये अजम्पशन बोल दो कि ये अजम्पशन सारी की सारी। तो थर्ड जो बेटे अजम्पशन रही थी वो ये रही थी कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज आप लेके चलोगे वो पॉइंट चार्ज लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? पॉइंट चार्ज लेके चलोगे। तभी तो क्या लगा सकता हूं मैं, उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ लगा सकता हूं, और वो पॉइंट चार्ज को लेके ही हमने लगाया था। तो चलो बच्चों, अब देखो, चलो मैंने ये डिस्टेंस कितनी मान ली बेटा? आर नॉट मान ली कि आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बेटा न्यूक्लियस का पोटेंशियल कितना होगा आर नॉट डिस्टेंस के ऊपर? तो ये मैं निकालना चाहूं तो वो कितना होगा तुम्हारे पास? V इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे भी? किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो कैसे निकालोगे? वही चार्ज जिसके कारण आप निकाल रहे हो डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, कौन सी? उस पॉइंट की उस चार्ज से। तो देखो, तो हम तो न्यूक्लियस वाले चार्ज का निकाल रहे हैं, तो न्यूक्लियस चार्ज कितना है? ZE डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में बेटा न्यूक्लियस की डिस्टेंस कहां से? उस पॉइंट से जहां पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। हम निकाल रहे हैं आर नॉट डिस्टेंस पे, तो आर नॉट आएगा तुम्हारे पास, ये आ गया। चलो भाई, तो इसका मतलब मेरा जो अल्फा पार्टिकल है ना, अब यहाँ पे इतने पोटेंशियल में है, ठीक है, इतना पोटेंशियल मिल रहा है उसको। तो इस पोटेंशियल के कारण मेरे अल्फा पार्टिकल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या? मल्टीप्लाई में चार्ज, यही होता है हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल मल्टीप्लाई में वो चार्ज जिसकी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। हम निकाल रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल वाला चार्ज आएगा, वो कितना बचे? 2E है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई यहाँ पे देखना, V की वैल्यू रखो 2ZE 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। ये हो गया बेटा तुम्हारे पास क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम अच्छे से लिखें तो ये लिख सकते हैं Z2ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। ये आ गया बच्चे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा इस पॉइंट पे काइनेटिक, वैसे काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पार्टिकल की? अल्फा पार्टिकल, मान लो अल्फा पार्टिकल का मास m है, मान लो वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 1/2 mv स्क्वायर, जिसको तुम E बोल दो, वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या बोल दो? E बोल दो, ठीक है। तो हमें पता है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोली, काइनेटिक कितनी बोली हमने? 1/2 mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोली हमने? 2ZE स्क्वायर, 2ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट, ठीक है। तो बेटा R नॉट की वैल्यू क्या रहेगी? R नॉट की वैल्यू यहां से क्या रहती है? 2ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 mv का स्क्वायर, ये रही बच्चे, ठीक है। या दूसरे वे में आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 2ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में E, और E बता देना इसको क्या है? E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेटे ये क्या आ गई? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई, जो क्या है? लगभग
मेरे न्यूक्लियस की रेडियस है बच्चे, मेरे न्यूक्लियस की क्या है, रेडियस है। और न्यूक्लियस की रेडियस का जो ऑर्डर रहता है वो रहता है 10 की पावर माइनस, वैसे तो 15 मीटर ले लेते हैं हम, कितना 15 मीटर, लेकिन लगभग हम ये कहते हैं कि माइनस 14 से लेके 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक साइज होता है क्या, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये था बेटा क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आर नॉट पहले बताया क्या है, न्यूक्लियस का साइज है। ठीक है, रियलिटी में तो ये नहीं आएगा, लेकिन इससे के लगभग आसपास ही आएगा, तो इसलिए बेटा इसको साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है तुम्हारे पास। ठीक है जी, ये था बच्चे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तुम्हारे पास क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। इसके बाद क्या था बच्चे, इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या रहेगा ये हम देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चे, इंपैक्ट पैरामीटर हियर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल b। ठीक है, तो बच्चे क्या होगा, देखो मान लो ये क्या है, हमारे किसी भी एटम का एटॉमिक न्यूक्लियस है, वो उसका सेंटर हो गया, और बेटा ये क्या होगी, एटम के न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन होगी। मान लो एटम के न्यूक्लियस की क्या है, सेंट्रल लाइन है। ठीक है, दिख रही होगी आपको यहाँ से सेंट्रल लाइन, ये वाली डॉटेड डॉटेड दिखा रखी है, डॉटेड डॉटेड बच्चे। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन होगी। अब देखो मान लो मेरा अल्फा पार्टिकल यहां से चला, कहां चला, यहां से चला अल्फा पार्टिकल, तो कोई ना कोई क्या होगा बेटा, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा यहाँ पे, जिसको मैंने मान लो v बोल दिया। क्या बोल दिया, v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसका कोई ना कोई वेक्टर भी होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखो बेटा, मेरे अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, यहां ले लिया मैंने इस पॉइंट के ऊपर, चलो ठीक है, और न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है उनके बीच की बेटा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ये तब लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मेरा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से क्या हो, बहुत दूर हो, अवे हो तुम्हारे पास, या वहां पे तब तक डिफ्लेक्शन ना हुई हो अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, तब लेके चलोगे। तो बेटा इट इज द जस्ट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी व्हेन अल्फा पार्टिकल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या रहेगा, इंपैक्ट पैरामीटर। जैसे मान लो बेटा यहां से जा रहा है पार्टिकल, ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मान लो यहां जा रहा है, यहां जाके वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो बेटा यहाँ इससे पहले डिफ्लेक्शन यहां जाके हुई ना, तो इससे पहले कहीं भी ले लो बेटा, ये भी इंपैक्ट पैरामीटर है, ये भी सारा इंपैक्ट पैरामीटर है। कंडीशन क्या है, वो तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए, डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है उसके वेलोसिटी वेक्टर की, कहां से, न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से। तो बेटा जो फॉर्मूला रहेगा डायरेक्ट आपने याद करना है इंपैक्ट पैरामीटर, वो कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² cot θ/2। Here theta is the scattering angle, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, जिस एंगल को स्कैटर हुआ डिवाइड बाय बेटा क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका फॉर्मूला 1/2 mv² रहेगा। ये था बच्चे क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। अब देखो बेटा इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उतनी क्या होगी, कम होगी। मीन जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास, स्मॉल आएगा। क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अब यही इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, स्मॉल होता, मान लो यहाँ होता, तो तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल जाता है यहाँ से, तो बहुत लार्ज फोर्स के साथ वो क्या होता है तुम्हारे पास, डिफ्लेक्ट होता है यहाँ से, होता नहीं होता भी, तो डिफ्लेक्शन क्या होती, लार्ज होती, और वहां से एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी क्या आता बेटा मेरे पास लार्ज ही आता। ठीक है, ये था बच्चे किसके बारे में, इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं बच्चे हम रदरफोर्ड्स एटम मॉडल के ऊपर।
फोर्स एटम मॉडल। तो बच्चे देखिए, तो कुछ एसेंशियल फीचर थे हमारे पास इसके रदरफोर्ड एटम मॉडल के। क्या था? सबसे पहली जो बात थी कि हर एक एटम के पास क्या बेटा एक टेनी कोर है, एक बिल्कुल छोटी सी क्या एक कोर है सेंटर के अंदर, जिसके अंदर एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास क्या है कंसंट्रेटेड है, उसका नाम क्या है एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास क्या है फीचर कि जो साइज होगा एटम का वो क्या होगा बेटा बहुत ही लार्ज होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। या ये बोल दो कि न्यूक्लियस का साइज होगा वो वेरी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस का साइज हमने बताया था 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी बोल देते हैं, 1 फर्मी भी बोल देते हैं। और हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो कितना होगा, सॉरी एटम का साइज 10⁻10 मीटर होगा एटम का साइज। ये एटम का साइज है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फीचर में वैसे क्या था तुम्हारे पास एटम मॉडल के, वो ये था कि बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास क्या है न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं हमारे एटम को बेटा क्या करे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ क्या होंगे वहां पे, सॉरी जितना वहां पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके क्या कर रहे होंगे उसको न्यूट्रल कर रहे होंगे। मींस कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं, ठीक है, और एटम क्या बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या है पॉजिटिव चार्ज है। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे हैं वेरियस ऑर्बिट के वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं बेटा रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर पाथ में उनको क्या चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स मिल रहा है उन इलेक्ट्रॉन को बेटा वो कहां से मिल रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किससे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मींस these electrons revolve around the nucleus in various circular orbit with a centripetal force which provided by the electrostatic force between nucleus and electron। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे इलेक्ट्रॉन को सर्कल में मूव करने के लिए क्या दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ये फोर्थ फीचर था। इसके बाद में आते हैं बेटा रदरफोर्ड एटम मॉडल की लिमिटेशन के ऊपर। इसकी लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। अब लिमिटेशन के बारे में सुनिए। लिमिटेशन, अब देखो रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो न्यूक्लियस होगा, मतलब मैं एन से दिखा रहा हूं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं अलग कुछ ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहे वहां पे क्या लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्या लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। और जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा तो बेटा वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा वहां पे एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल क्या करेगा हमेशा एनर्जी को एमिट करेगा कंटिन्यूअसली। अब देखो तो लगातार वो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, तो लगातार उसके ऊपर क्या लग रही है तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो लगातार बेटा वो क्या करेगा एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और लूज करता 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 उसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा स्पाइरल होगा, और एक टाइम पे बेटा कहां एंटर कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा, जबकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यदि ऐसा हो गया तो एटम जो है वो तुम्हारे पास कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, मतलब स्टेबल ही नहीं है। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताने में फेल हो गया था कौन रदरफोर्ड एटम मॉडल। तो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया अभी। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो क्या किया जैसे मान लो बार बार मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो बार बार चार्ज मतलब कंटिन्यूअसली वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली वो क्या करेगा एनर्जी को एमिट करेगा भी, लेकिन एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट नहीं हो रही थी। वो कैसे आ रही थी बेटा लाइंस की फॉर्म में ऐसे आ रही थी, ठीक है, जो ब्राइट ब्राइट लाइनें दिख रही थी वहां इस प्रकार की, ठीक है ऐसे।
जिसको हम क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये क्यों आ रही है ऐसे लाइनें क्यों आ रही है, लगातार एनर्जी आनी चाहिए थी आपके पास, लगातार बिल्कुल कंटिन्यूसली, कोई लाइन वगैरह नहीं आनी थी, ऐसा आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो लेकिन आया तो नहीं ऐसा, ऐसा आ रहा तो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये थी बच्चे क्या तुम्हारे पास लिमिटेशन। इसके बाद आते हैं तुम्हारे पास क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसके बाद आता है क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटम से जो स्पेक्ट्रा बनेगा, स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि जो जब तुम्हारे पास बेटा एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो जो लोअर स्टेट में आएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा, तो एनर्जी को एमिट करेगा। वो एनर्जी बेटा हमें कहाँ मिलेगी, कुछ ब्राइट ब्राइट लाइंस की फॉर्म में मिलेगी या कुछ कलर वाली लाइन की फॉर्म में मिलेगी, जिसको स्पेक्ट्रा का नाम दिया गया है, लाइन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दिया गया है। तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो बच्चों, मान लो हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे एटॉमिक गैसीज है यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक क्या है, गैसीज है। तो लो प्रेशर के ऊपर इनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गया, तो ये जो वेपर्स थे या एटॉमिक गैस थी वो क्या होगी तुम्हारे पास, एक्साइट होगी। और एक्साइट के बाद बेटा वो क्या कर रही है, वेरियस वेवलेंथ की रेडिएशन क्या कर रही है, एमिट कर रही है, जो हमें ऐसे सीन हो रही है इस प्रकार, ठीक है, जिसको क्या नाम देते हैं बेटा हम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। ये क्या है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम बोल दो तुम्हारे पास, ठीक है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, ठीक है, थ्रू द एटॉमिक गैसेस और वेपर, ठीक है, तब वो काम होगी तुम्हारे, कहां पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे या वो एक्साइट हो जाएंगे। और फिर वो क्या करेंगे बेटा, वेरियस वेवलेंथ की क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगी, क्या करेंगे, एमिट करेंगे। और वो रेडिएशन आपको इस प्रकार ऑब्जर्व होगी, जिसका नाम क्या है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या किया गया, एमिट किया गया, वहां इसका नाम रख दिया गया लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके बाद एक और आता है तुम्हारे पास क्या, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर क्या होता है, ये लो प्रेशर के ऊपर हुआ था ऐसा, तो अब क्या किया गया, उसी के अंदर उन्हीं एटॉमिक गैसेस और वेपर के अंदर बेटा व्हाइट लाइट पास करवाएगी, क्या पास करवाएगी, व्हाइट लाइट पास करवाएगी। तब जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम था या एमिशन स्पेक्ट्रम था, उसमें से बेटा कुछ वेवलेंथ क्या हो रही थी, मिस हो रही थी, क्या हो रही थी, मिसिंग थी तुम्हारे पास कुछ वेवलेंथ। और वो जो स्पेक्ट्रम उस समय ऑब्टेन्ड हुआ, उसको क्या नाम दिया गया, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया गया। वहां से कुछ वेवलेंथ जो थी वो क्या हो रही थी तुम्हारे पास, मिस थी, तुम्हारे पास मिसिंग थी, तो इसलिए मतलब वो ऑब्जर्व हो गई थी कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो इसलिए इसका लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का नाम रख दिया गया। मान लो यहाँ गुजारेगी तो स्पेक्ट्रम जो मिला, मान लो तुम्हें मैं कहूँ कि विबग्योर मिला, क्या मिला, विबग्योर मिला मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो वहां से बेटा मान लो वायलेट लाइट जो येलो थी, वहां पे आपको क्या मिली, जस्ट ब्लैक पट्टी मिली, क्या मिली, ब्लैक पट्टी मिली, येलो कलर ही नहीं मिला आपको। तुम्हें पता है व्हाइट लाइट को पास करवाओगे तो उस समय बेटा उसकी स्प्लिटिंग होगी विबग्योर के अंदर, ठीक है। तो वहां से बेटा देखो ये जो येलो था उसके कलर की वेवलेंथ ही मिस है, तो ये मेरा क्या था, एमिशन स्पेक्ट्रम था, लेकिन यहाँ से जो वेवलेंथ है येलो कलर की वो मिस है, तो इसका नाम क्या रखा गया, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रखा गया, ठीक है। अब बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा को या स्पेक्ट्रल सीरीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा वो थे बाल्मर। कौन थे बेटा, बाल्मर थे, क्या थे, बाल्मर थे। और बाल्मर ने जिस स्पेक्ट्रल सीरीज की तुम्हारे पास क्या की बेटा, डिस्कवरी की बेटा, वो जो सीरीज थी वो कहां लाई कर रही थी तुम्हारे पास, विजिबल रीजन में लाई कर रही थी। कहां लाई कर रही थी, विजिबल रीजन में लाई कर रही थी, कहां, विजिबल रीजन में। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, बाल्मर सर थे तुम्हारे पास, जो कहां लाई कर रही स्पेक्ट्रल सीरीज, विजिबल रीजन, जो उसके अंदर लाइनें बन रही थी ना, जो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो ये पट्टियां जो भी लाइनें तुम्हारे पास आ रही थी रेडिएशन की, एनर्जी की लाइनें थी, तो इनकी वेवलेंथ किससे मैच कर रही थी बेटा, विजिबल रीजन की वेवलेंथ से क्या कर रही थी बेटा, मैच कर रही थी तुम्हारे पास, ठीक है। तो
उसके लिए इंपीरिकल फॉर्मूला जो दिया वो क्या दिया गया, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये दिया गया बेटा। ये क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बच्चे, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो तो यहां पे जो आर है वो क्या बेटा तुम्हारे पास, रेनबर्ग कांस्टेंट, रेनबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू रहती है बेटे 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, ये वैल्यू रहेगी बेटा आर की, ठीक है, 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर। अब देखो तो इसके बाद में कुछ और स्पेक्ट्रल सीरीज की भी डिस्कवरी हुई तुम्हारे पास, ठीक है, जिनके नाम जो रखे गए वो ऐसे में ये रखा मैंने, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बेटा तुम्हारे पास, कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज। कौन सी होगी, लाइमन, ठीक है, लाइमन सीरीज। और ये कौन सी होगी तुम्हारे पास, ब्रैकेट। कौन सी होगी बच्चे तुम्हारे पास, ये ब्रैकेट। तो क्या होगा तुम्हारे पास, लाइमन, ठीक है, ये लाइमन सीरीज थी, अच्छे से लिखे हम इसको, लाइमन सीरीज। और इसी क्या होगा तुम्हारे पास, ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और ये थी बच्चे तुम्हारे पास क्या, पाश्चन सीरीज। और ये थी बच्चे तुम्हारे पास लाइमन, ब्रैकेट, पाश्चन, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, बी पे रहेगी